जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड बुक का लास्ट 12वां जो चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम टोटल 6 टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें से आज 3 टॉपिक है वो इस वीडियो क्लास के अंदर कवर है, वो कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले मुद्दा लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण। 2 शब्द है, एक पर्यावरण और एक प्रदूषण। पर्यावरण संधि विच्छेद करें, परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का जो आवरण है। दूसरा शब्द है प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या होता है? इसका मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको प्रदूषण की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हमें उत्तर लिखना भी है। तो देखिएगा, जल, वायु और भूमि, तीनों की बात कर लेते हैं। जल, वायु और भूमि, इन तीनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला वो अवांछनीय परिवर्तन जिसकी हम इच्छा नहीं रखते, वो अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और अन्य जीवों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। अब अगर आपसे परीक्षा के अंतर्गत केवल जल प्रदूषण की पूछ ली जाए तो इस परिभाषा में स्टार्टिंग में जल शब्द का इस्तेमाल कर लेना, बाकी हूबहू लिख दीजिएगा। और अगर वायु प्रदूषण की पूछ ले आपकी परीक्षा के अंदर परिभाषा, तो वायु शब्द स्टार्टिंग में लगा दीजिए। भूमि पूछ ले तो भूमि। और अगर सिर्फ प्रदूषण की पूछ ले तो आपको बता दिया, तीनों का नाम लिखते हुए भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला वो अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और अन्य जीवों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। अब दूसरा आता है प्रदूषक। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, जो कि ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। तो ये सामान्य प्रदूषण की परिभाषा हो गई। उसके बाद में एक प्यारा एनसीईआरटी का प्रश्न बनता है कि पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है, ये किस चीज का रिजल्ट है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर रहेगा, ये मानवीय क्रियाओं के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त पदार्थ, द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद हमें पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों के बारे में। तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके नेचर के अनुसार इसे कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम यहाँ 4 के नाम उल्लेखित किए गए हैं, जिनमें से एक है जल प्रदूषण, एक है वायु प्रदूषण, एक है ध्वनि प्रदूषण और एक है भूमि प्रदूषण यानी भू प्रदूषण। तो प्रदूषण के 4 प्रकारों की बात है वो यहां पर की गई है। अब एक एक करके हमें इनको अच्छे से समझना है। देखिएगा, सब कुछ पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन मुद्दा है वीडियो क्लास लगाने का भी हम इन चीजों को अच्छे से एक सीक्वेंस में समझें और परीक्षा के लिहाज से इनको किस प्रकार से कंठस्थ कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूशन के अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। इसमें पहला प्यारा प्रश्न परिभाषा का तो है ही, जो पहले ही क्लियर कर दी मैंने। उसके बाद का प्रश्न है भी जल प्रदूषण के कारण या इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिएगा, इसके जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मानव जनित, जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, और दूसरा नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो देखते हैं इनके बारे में। तो एक स्रोत तो है घरेलू अपशिष्ट। घरों के अंतर्गत हमारे घरों के अंदर जो वेस्टेज है उनको नदी नालों तालाबों के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन है वो हो जाता है। दूसरा आता है कृषि अपशिष्ट, यानी हमारी खेती के अंतर्गत वेस्टेज क्या है। देखिएगा, आज की हमारी जो आधुनिक कृषि है उसके अंतर्गत हम बहुत से फर्टिलाइजर्स हैं, यानी उर्वरक है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड है, खरपतवार नाशक है, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो हम खेत में इस्तेमाल करते हैं ये नदी नालों में भी बहा दिया जाता है, जिस वजह से वो भी पोल्यूटेंट हो जाते हैं। और ये जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं ये जमीन के अंदर भी चले जाते हैं, जिससे हमारा जो धरातलीय जल है, भौम जल है, वो भी प्रदूषित हो जाता है। अगला आता है वेस्टेज के अंतर्गत औद्योगिक अपशिष्ट।
हमारे जो औद्योगिक कल कारखाने हैं उनसे जो वेस्टेज निकलता है वो नदी नालों में डाल दिया जाता है। आप देखेंगे ज्यादातर जो बड़े उद्योग होते हैं वो आपको नदी नालों के किनारे ही मिलते हैं ताकि वो अपने वेस्टेज का उसके अंतर्गत निपटान है वो कर दें। तो उसकी वजह से भी हमारा जो शुद्ध पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। और साथ में औद्योगिक अपशिष्ट में परीक्षा की दृष्टि से यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जल प्रदूषण करने वाले उद्योग कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा जो चमड़ा उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री है, कागज और लुगदी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है और केमिकल यानी रसायन उद्योग है। ये चार वो उद्योग हैं जो सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन को फैलाते हैं। तो घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और इसके साथ साथ ही हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी जल प्रदूषण को फैलाने में अपना अहम रोल अदा करती है। यह भी एक प्यारा क्वेश्चन बनता है भी कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिनसे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल जाता है। तो हम मेले में जाते हैं, आप देखते हैं क्या होता है, मेले से कितनी चीजें हम वहां पानी में बहा देते हैं। मेला हो गया, पर्यटन हो गया, तीर्थ यात्राएं हो गई, ये वो सांस्कृतिक एक्टिविटीज है जिनसे जल प्रदूषण होता है। तो ये जो चारों पॉइंट हमने यहां किए हैं ये चारों के चारों मानव जनित है स्रोत जो जल प्रदूषण के हैं। इसके बाद बात करें कुछ प्राकृतिक यानी जो नेचुरल अपने आप नेचर के अंतर्गत होता है, जिनमें से जो अपरदन है उसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है, भूस्खलन होता है उसकी वजह से, और पेड़ पौधे और जंतुओं के सड़ने गलने से भी जल प्रदूषण है वो होता है। तो ध्यान रखिएगा जल प्रदूषण के ये प्रमुख कारण या स्रोत हो गए। अब प्रदूषित जल अगर एक स्वस्थ व्यक्ति पिएगा तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ता है और इस वजह से उसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा प्रदूषित जल पीने से क्या क्या हो सकता है, दस्त यानी डायरिया हो सकता है उसको, आंतों के कृमि यानी पेट जो आंत होती है अपनी उसके अंतर्गत कृमि यानी कीड़े लग जाते हैं, हिपेटाइटिस। तो ये तीन प्रमुख बीमारियां हैं वो प्रदूषित जल पीने से होती है, दस्त, आंतों के कृमि और हिपेटाइटिस। भारत की बात करें तो दो नदियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है वो फैलाती है, जिनमें से एक का नाम गंगा है तो दूसरा यमुना है, क्योंकि भारत के अंतर्गत ये बहुत प्रमुख नदियों के अंतर्गत है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वैसे हमने छठा चैप्टर जो जल संसाधन का किया था उसके अंतर्गत प्रदूषित नदियों के बारे में हम वहां अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा वहां आपने अच्छे से पढ़ा था भी जो अपनी यमुना नदी है वो दिल्ली और इटावा के बीच में है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है इंडिया के अंतर्गत। और गंगा की बात करें तो कानपुर और वाराणसी के बीच में है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आपको ये भी पता है गंगा नदी है, इसके किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, काफी लंबी दूरी तय करती है। तो इस वजह से भारत सरकार ने भी इस गंगा नदी की सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है नमामि गंगे। आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या आप में से कोई विद्यार्थी मुझे कमेंट करके ये बता सकता है भी नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था, कब स्टार्ट किया था? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। गंगा नदी की सफाई के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा चलाया गया ये सफाई कार्यक्रम ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये जरूर बताइएगा। और इसके बाद में प्रश्न बनता है नमामि गंगे जो परियोजना चलाई गई उस योजना को चलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। तो जो नमामि गंगे परियोजना को चलाने का उद्देश्य है वही एक प्रश्न के रूप में अलग से भी बन सकती है आपसे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण, उसके कारण पढ़ लिए, उससे होने वाली बीमारियां पढ़ ली, प्रभाव पढ़ लिए। तो हमें यह भी पता होना चाहिए भी जल प्रदूषण पर नियंत्रण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यानी इसके नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नमामि गंगे के उद्देश्य देख लेते हैं, अपने आप ही वो सारे उपाय हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को चलाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था भी जो शहर होते हैं वहां पर सीवर जो शोधन संयंत्र है वो उनकी स्थापना है वो की जानी चाहिए।
उसके साथ साथ जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, उद्योगों का जो वेस्टेज है उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, कहीं कोई नदी के अंदर तो नहीं डाल रहा। नदियों का अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहिए, नदी तल की है वो सफाई है वो करनी चाहिए, और नदियों के किनारे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि जैव विविधता है उसके अंदर भी ग्रोथ हो। और एक चीज, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड, ध्यान दीजिएगा 4 स्टेट की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा ग्राम का विकास करने का प्रावधान भी किया गया है। और साथ में यह भी आशा की गई है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत जो भी पूजा की सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसको नदी, नालों और नहरों के अंतर्गत नहीं डालना चाहिए। तो नमामि गंगे के अगर उद्देश्य याद है तो अपने आप ही आप जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आपसे पूछ लिए जाएं तो वो ही यहां पर लिखने हैं, तो अच्छे से आपके जल प्रदूषण की बात है वो क्लियर होती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रकार का पोल्यूशन, और वो है अब एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की बात करते हैं। यानी हमारी जो हवा है वो भी अब शुद्ध नहीं रही, उसके अंतर्गत भी बहुत तरह का पोल्यूटेंट्स है वो आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लें भी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत या कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है ईंधन का दहन। ईंधन क्या होता है भाई? ईंधन वो कोई भी चीज जिसको जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है वो ईंधन, फ्यूल कहलाता है। दहन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में किसी चीज को जलाना। तो ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल जो है, इनको जलाने से भी पोल्यूशन है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ खनन कार्य करते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। उद्योगों के कारण भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ठोस हमारा जो कचरा है, जो सॉलिड वेस्टेज है, उससे भी जो एयर पोल्यूशन है उसकी मात्रा बढ़ती है। और ठोस कचरे के बारे में तो हम आगे जाकर अगले वीडियो में अलग से भी डिटेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देखिए ईंधन के दहन, खनन और उद्योग ये वायु प्रदूषण को फैलाने वाले प्रमुख स्रोत कारण हैं, क्योंकि इनसे वायु के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निकलती है, सीसा, एस्बेस्टस जो जहरीली धातुएं हैं वो भी इससे मुक्त होती है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के ऊपर कभी गए हो तो उसके ऊपर लिखा होता है सीसा रहित पेट्रोल, सीसा रहित, इसका मतलब उसके अंदर सीसा नहीं है, पीबी नहीं है। और आपको यहां मैं बता रहा हूं भी सीसा क्या है, बहुत ही वायु प्रदूषण को जो प्रदूषित करने वाला एक प्रमुख जहरीला तत्व है। तो इनसे बहुत सी विषैली गैसेज हैं वो निकलती है जिनकी वजह से हमारी वायु है वो प्रदूषित हो रही है। इस प्रदूषित वायु से भी कई प्रकार की बीमारियां होती है। हमारे शरीर के कई जो हमारे इंटरनल जो सिस्टम है वो इससे प्रभावित होते हैं। जैसे प्रदूषित वायु से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो जाती है। हमारा नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है वो इससे प्रभावित है वो होता है। तो श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और रक्त संचरण तंत्र संबंधी जो रोग है वो इस प्रदूषित वायु से होते हैं। तो ये हो गया वायु प्रदूषण के कारण हो गए, और उससे पड़ने वाले प्रभाव यानी बीमारियों की बात है वो हो गई। इसके साथ साथ ये एक शब्द यहां पर आप और देख रहे हैं, धूम्र कोहरा। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भी धूम्र कोहरा है वो क्या होता है, स्मोक जिसको हम कहते हैं। देखिएगा जो बड़े शहर हैं जहां इंडस्ट्रियां स्थापित है वहां से जो प्रदूषणकारी गैसें निकलती है जब वो कोहरे के साथ मिल जाती है तब उसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। तो प्रदूषित गैस और कोहरा मिलकर किसका निर्माण करता है, धूम्र कोहरे का निर्माण है वो करते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। अब बात आती है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के आपके पास क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो इससे सबसे बढ़िया तो यही है, हमें सड़कों के किनारे या जहां कहीं भी खाली जगह मिलती है अत्यधिक संख्या के अंतर्गत वृक्षारोपण है वो करना चाहिए। और हमारे जो जितने भी व्हीकल्स हैं जो उनके ऊपर प्रदूषण जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। आप देखते हो कई बार सड़कों पर बहुत ही धुआं देने वाले व्हीकल है वो चलते रहते हैं, इसका मतलब ओल्ड मॉडल है और अभी तक भी चल रहे हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए आज के टाइम में, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो साधन हैं इनके स्थान पर हमें सौर बैटरियों से और चलने वाले जो साधन हैं उनको काम में लेना चाहिए। और साथ में ही निर्धूम चूल्हे यानी गैस वाले चूल्हों को काम में लेना चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक है वो करना चाहिए। और सिटी के अंदर कोई इंडस्ट्री उद्योग स्थापित है तो वहां से उसको बाहर शिफ्ट करना चाहिए। सीधी सी बात है भी, जो इंडस्ट्रियां हैं वो सिटी से बहुत बाहर है, स्थापित करनी चाहिए और वहां ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार के उपाय को अपनाकर हम वायु प्रदूषण के ऊपर कुछ कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तो ये हुई वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ बातें। इतनी बातें आपको जरूर अच्छे से दिमाग में है वो रखनी है। चलिए अब अपने बात करते हैं अगला जो अपना पॉल्यूशन का टाइप है और वो है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अत्यधिक साउंड। और कितनी साउंड, यानी मानव की, इंसान की सहन क्षमता से अधिक ऊंची अगर आवाज आ रही है तो वही कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के अगर हम स्रोत या कारणों की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा तो जो यातायात है, हमारा ट्रैफिक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा बात करें तो जो उद्योगों के अंतर्गत जो मशीनों की आवाज है उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। सिटी के अंदर ट्रैफिक की वजह से तो है ही है, और साथ में ही आजकल हम जो इंजॉयमेंट के लिए जो लाउड स्पीकर डीजे वगैरह जो तेज आवाज में चलाते हैं, ये सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे क्या होता है, इनसे हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आदमी है वो बहरा हो सकता है, उसके अंदर तनाव का जन्म हो सकता है, वो बेचैन रह सकता है। और आपको पता है तेज ध्वनि से, देखिए जो डीजे चलाकर नाच रहा है वो तो उसको तो पता ही नहीं है कितना शोर हो रहा है, लेकिन पड़ोस में जिसको उस कार्यक्रम से लेना देना नहीं है उसकी तो नींद बाधित हो रही है ना। और पढ़ने वाले स्टूडेंट की एकाग्रता है वो भी भंग है वो होती है। ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत है उनकी बात होगी, उनसे पड़ने वाले प्रभाव की बात हो जाती है। दो बात हो गई यहाँ पर। और तीसरी आपको ये पता होना चाहिए भी, इस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को नापने वाली इकाई कौन सी है। तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जिसका नाम है डेसिबल। आपको पता है ना 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि है उसको तो हम आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, एक नॉर्मल है। लेकिन 80 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा हो जाती है तो वही अभी कहा टेंशन है, बेचैनी है, बहरापन है, इस प्रकार की समस्याएं हैं वो क्रिएट हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, मानव की सहन क्षमता से अधिक जो आवाज होती है वो ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। स्रोतों की बात हो गई, पड़ने वाले प्रभाव की बात हो गई, और तीव्रता का नापने का जो यूनिट है वो कौन सी है, डेसिबल। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बात और देख लेते हैं, और वो है ध्वनि प्रदूषण है ये स्थान विशिष्ट भी होता है। जिस स्थान पर वो सोर्सेज है वहां पर शोर ज्यादा होता है, और उस जो जहां पर वो शोर वाली चीज है उससे दूर जाते जाएंगे तो साउंड है वो कम होती जाती है। और इस पर भी डिपेंड करता है भी ध्वनि प्रदूषण है, जैसे हमने कहा ट्रैफिक वाला ज्यादा होता है। ये कब समस्या ज्यादा आती है, जहां सड़कें कम चौड़ी है वहां, क्योंकि अब एक आदमी दूसरे से अगर ओवरटेक करेगा तो बहुत तेज ध्वनि है वो करेगा, हॉर्न बजाएगा। और या सड़कें खराब है, खड्डे बहुत ज्यादा है, तब ये हॉर्न वाली और गाड़ियों की जो इंजन की जो आवाज है वो आपको वहां ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये था आज की क्लास के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एक बेसिक कंसेप्ट, जिसके अंतर्गत हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं आप सबके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो सेशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके ऊपर बात करेंगे, जिनके अंतर्गत हम भू निम्नीकरण को अच्छे से समझेंगे और नगरीय शहरीय प्रवास से जो गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है वहां किस प्रकार की समस्याएं आती है, और ठोस कचरे का जो निपटान है वो
किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक से बन सकते हैं, अगले वीडियो सेशन में उनके ऊपर बात करेंगे। और नोट्स आपको किसी भी चैप्टर के चाहिए तो आपको पता है अपना एक टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो उतार लीजिए।